तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी के स्टडी सर्किल में। आज हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी वर्ष 2021 के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है, जिसका पेपर 1, जिसमें अपना सब्जेक्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा से संबंधित सवाल होते हैं। ई गवर्नेंस और इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट से संबंधित सवाल होते हैं और ई कॉमर्स से संबंधित सवाल होते हैं। तो हमने यहाँ पे 2015 से 2020 तक यानी कि 6 वर्षों में जो अब तक सवाल आए हुए हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से, उसका लिया है यहाँ पे कनेक्शन और कलेक्शन, और वही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तो देखिए, पहला सवाल है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 2, 8, 10 या फिर 16। तो यहाँ पे सही हो जाएगा बी विकल्प, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है। मेमोरी साइज जो कि केबी एमबी में होता है, केबी एमबी जीबी या फिर टीबी। तो यहाँ पे देखा जाए तो केबी सबसे छोटा इकाई है, उसके बाद मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, उसके बाद आता है टेराबाइट। तो सबसे छोटा यहाँ पे हो जाएगा ए, किलोबाइट या केबी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनरी भाषा कितने अंकों की होती है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की या फिर 16 अंकों की। तो बाइनरी भाषा या बाइनरी लैंग्वेज की बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है द्विआधारी भाषा, जो कि या तो शून्य होता है या फिर एक होता है, और कंप्यूटर इसी सिद्धांत पर आदेशों को ग्रहण करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, 2। बाइनरी भाषा 2 अंकों की होती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सबसे तेज, महंगा एवं बड़ा कंप्यूटर है। यह पूछ रहा है सबसे बड़ा, महंगा एवं तेज। विकल्प दिए हुए हैं पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और फिर नोटबुक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे बड़ा, महंगा और तेज कंप्यूटर है। अब थोड़ी सी बात कर लें सुपर कंप्यूटर की, जिसको कि हिंदी में कहा जाए तो महासंगणक कहा जाता है, महासंगणक। और ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये गणना करने और अन्य बहुत सारे कार्यों करने के लिए बहुत ही तीव्र होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं। बहुत बड़े बड़े गणना और बहुत छोटी गणना भी ये बहुत ही शीघ्रता से कर लेते हैं। यानी कि इनका स्पीड ऐसा है कि हम 1 से लेकर 8 तक गिन रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, इतने में लगभग ये अरबों का गणना कर लेते हैं। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें कि 2021 में, यानी कि वो 21वीं सदी में सुपर कंप्यूटर की परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो कुछ इस तरह से है कि ऐसे कंप्यूटर जो 500 मेगाफ्लॉप्स की क्षमता से कार्य कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। और ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं 1 सेकेंड में लगभग अरबों गणनाएं कर सकते हैं। अगर आपको एक सिंपल उदाहरण दूं कि ये गणना सुपर कंप्यूटर कितनी फास्ट कर लेते हैं और नॉर्मल कंप्यूटर की अपेक्षा, तो कुछ ऐसा है कि आपके पास अगर मैप हो, मैप तो आपने देखा ही होगा, मान के चलो हम अपन भारत का मैप ले लेते हैं, कोई भी हो वो, मान के चलिए हमने राजनीतिक मानचित्र लिया जिसमें हर राज्यों का बताया है, और आपने देखा होगा कि जितने भी राज्यों के नक्शा होते हैं वो अलग अलग कलर से होते हैं, है ना। किसी राज्य में का कलर पीला है, किसी का नीला। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जितने भी कलर होते हैं आपस में कहीं भी जुड़ते नहीं हैं। तो इसके लिए जो कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है कि कोई कलर कहीं पे दूसरे बॉर्डर को ना छुए, इसको ध्यान रखने के लिए जो काउंटिंग करते हैं कंप्यूटर से, अपन आपके पास अगर छोटा सिंपल लैपटॉप है, अगर उससे आप इसका काउंटिंग करेंगे तो कम से कम आपको 4 से 5 घंटा लगेगा इसको काउंट करने में। जबकि सुपर कंप्यूटर की बात कर लें तो ये 2 से 3 सेकंड, मतलब 2 क्या 1 सेकंड में कर देगा, कि बना देगा कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन कैसे कैसे कहाँ पे होना चाहिए। आप मैप को देख सकते हैं, देखिए उसमें कोई भी कलर कहीं भी एक दूसरे से टच, उसके बॉर्डर नहीं करते हैं। और अब अगर हम थोड़ी सी सुपर कंप्यूटर के उपयोग की बात कर लें तो मुख्यतः जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा सैनिक और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला होते हैं, वहाँ इनका उपयोग किया जाता है। और
सामान्यतः ऐसे जगहों यानी कि ऐसे क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है जहाँ बहुत बड़ी गणना की जाती है, जैसे खगोल विज्ञान में, भूविज्ञान और मौसम विज्ञान में, जीवन विज्ञान में और प्लाज्मा फिजिक्स में भी इसका उपयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर में। अब थोड़ी सी अगर हम सुपर कंप्यूटर के इतिहास की बात कर लें तो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम इल्लिऑक 4 है, तो इसको 1975 में काम करना चालू की कर दिया गया था, 1975 में इसने, और डेनियल स्लोटनिक नामक वैज्ञानिक ने इसको विकसित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं। विकल्प दिया गया है रघुनाथ माशेलकर, वीपी भाटकर, जयंत नार्लिकर, नंदन नीलेकणी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा वीपी भाटकर यानी बी विकल्प, विजय पांडुरंग भाटकर। और इनके द्वारा जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम परम था। और ये परम सुपर कंप्यूटर जो जिसका कि भारत में विकास किया गया, इसको सीडैक पुणे के द्वारा विकसित किया गया था। और विजय पांडुरंग भाटकर की बात करें तो इनको 2015 में पद्म भूषण मिला, जबकि 2000 में पद्म श्री का अवार्ड इनको मिला गया। और ये अकोला जिला महाराष्ट्र राज्य के व्यक्ति हैं वीपी भाटकर। थोड़ी सी अगर हम रघुनाथ माशेलकर की भी बात कर लेते हैं तो इनका पूरा नाम है रघुनाथ अनंत माशेलकर, और ये मुख्यतः इसलिए प्रसिद्ध हैं रघुनाथ माशेलकर कि ये रसायन मतलब ये केमिकल इंजीनियर हैं, रसायन अभियंता इनको कहा जाता है। और ये CSIR यानी कि CSIR के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। इसके अलावा 2004 से 2006 तक ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट रहे। इसके अलावा रघुनाथ माशेलकर को मुख्यतः पॉलीमर साइंस और अभियांत्रिकी में अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए जाने जाते हैं। और भोपाल गैस कांड जो कि 2-3 दिसंबर 1980 के दशक में जो हुआ था, 80-90 के दशक में जो हुआ था, उसमें जो जांच आयोग बनाया गया था उसमें ये नियुक्त हुए थे। और इनको पद्म विभूषण मिला 2014 में, पद्म भूषण सन 2000 में और पद्मश्री 1991 में प्रदान किया गया था। और नेक्स्ट हैं जयंत नार्लिकर। इनकी बात करें तो ये भौतिकी वैज्ञानिक हैं जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से आते हैं ये। और इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, मतलब ब्रह्मांड के विकास का, जिसको फ्रेड हॉयल नार्लिकर सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और नंदन नीलेकणी की बात करें तो ये इन्फोसिस के सह संस्थापक रहे हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। बेसिक, C++, जावा, तो ये सभी कंप्यूटर भाषा है, जबकि पेंट ब्रश ये कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, पेंट ब्रश। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, यानी कंप्यूटर क्या काम नहीं करता। कंप्यूटिंग ये तो करता है, प्रोसेसिंग ये भी करता है, अंडरस्टैंडिंग ये नहीं करता, और आउटपुटिंग ये करता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे। विकल्प दिया गया है पोर्ट, रिंग, बस या फिर जिप। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, पोर्ट। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह इसका होता है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो जो आपको जो पहला पेज दिखाई देता है वो कौन होता है, उसको होम पेज कहा जाता है। होम पेज यानी कि गृह पृष्ठ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, होम पृष्ठ या गृह पृष्ठ। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के, 1 गीगाबाइट के, 10 किलोबाइट के या फिर 1024 बाइट के। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, 1 मेगाबाइट।
और क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डेटा एंट्री की जाती है कहलाती है टैब, बॉक्स, सेल या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, सेल कहलाती है। जहाँ पे डेटा एंट्री की जाती है उसे सेल कहते हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि गूगल ने किस ब्राउज़र को विकसित किया? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम। तो सही विकल्प है डी, क्रोम। गूगल के द्वारा वर्ष 2008 में क्रोम को विकसित किया गया था। जबकि अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर लें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, जिसे 1995 में विकसित किया गया। और फायरफॉक्स की बात करें तो ये मोजिला कॉरपोरेशन की है और इसे वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था। सफारी की बात कर लें तो 2003 में एप्पल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13 कि विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन हैं? तो विप्रो जो कि इसके जो प्रमुख हैं अजीम प्रेम जी हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, अजीम प्रेम जी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस होता है। कंप्यूटर में जो वायरस फैलता है वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, एंट होता है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? तो ये हार्डवेयर नहीं होता, एंट नहीं होता, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, बल्कि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही की जाती है वायरस के तौर पर। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर, कला, संगीत या फिर खेल? तो स्पैम यानी कि वही कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, क्योंकि कला से नहीं हो सकता, संगीत से नहीं हो सकता, खेल से नहीं हो सकता। तो किससे है संबंधित ये? कंप्यूटर से। तो सही विकल्प हो जाएगा ए। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बाइडू, पैकेट्स, कुकीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, बाइडू। ये सर्च इंजन है, बाकी इनमें से अन्य जो है सर्च इंजन नहीं है। अब सर्च इंजन की बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, सर्च इंजन जो है एक ऐसा सर्विस होता है जिसको हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो सर्च इंजन होता है ये एक वेब आधारित टूल या सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट जो उपयोगकर्ता होते हैं उनको वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें तो बाइडू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, याहू ये भी सर्च इंजन है, और यांडेक्स ये सर्च इंजन है जो कि रूस रूस देश में यानी कि रसिया में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है यांडेक्स। और डक डक गो ये भी एक सर्च इंजन है, और डक डक गो मेनली प्राइवेसी को ज़्यादा सुरक्षित रखता है। इसलिए बहुत सारे लोग डक डक को भी उपयोग करते हैं। तो ये ना सर्च इंजन होगी। अब सर्च इंजन के प्रकार की बात करें तो सर्च इंजन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन, दूसरा डायरेक्टरीज बेस्ड सर्च इंजन, और हाइब्रिड सर्च इंजन। तो आजकल ज़्यादातर जो भी सर्च इंजन है ये हाइब्रिड किस्म के ही आ रहे हैं, पहले हुआ करते थे अलग अलग। और ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्न में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम या फिर माउस? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, दो पार्टियां या दो व्यक्ति अलग अलग जगहों पर दो कंप्यूटर साधन से एक दूसरे से जुड़ते हैं, बात करते हैं, या अगर उनको कुछ काम करना हो तो करते हैं। तो उसके लिए कैसे? प्रिंटर, इससे कोई आवश्यकता ही नहीं है। स्कैनर, कुछ स्कैन तो करना ही नहीं है। और माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या है? वेबकैम, यानी कि विकल्प सी सही होगा इसका।
और क्वेश्चन नंबर 18 है कि HTTP का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं। तो वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पे विकल्प डी नहीं लिख पाया हमने, वीडियो चैट दिया हुआ था, खैर तो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सी विकल्प सही होगा इसका। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। ओपेरा, गूगल एप्स, विवाल्डी, मोजिला फायरफॉक्स। और पिछले अभी कुछ देर पहले सवाल आया था सर्च इंजन, अब आ रहा है वेब ब्राउज़र। विकल्प है ओपेरा, गूगल एप्स, विवाल्डी और डी मोजिला फायरफॉक्स। तो यहाँ पे सही विकल्प है बी, गूगल एप्स जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है बल्कि एप्लीकेशन है, तो सही विकल्प हो जाएगा बी। और ये ओपेरा, विवाल्डी, मोजिला फायरफॉक्स ये सभी वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, एलीट हैकर्स या फिर स्क्रिप्ट किड्डी। देखिए क्रैकर्स को हम नॉर्मली हैकर्स कहते हैं, ठीक है। अब हैकर्स के प्रकार होते हैं ब्लैक हैट, वाइट हैट, एलीट और स्क्रिप्ट किड्डी। तो यहाँ पे जो सवाल है कि क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, तो सही विकल्प हो जाएगा ए, ब्लैक हैट हैकर्स। और ब्लैक हैट जो हैकर्स होते हैं ये अनएथिकल कार्य करते हैं और अपने फ़ायदा के लिए किसी अन्य को नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि वाइट हैट हैकर्स की बात करें तो ये एथिकल हैकर होते हैं और इनको कंपनियां या कोई भी जो संस्था होती है वो जानबूझकर इनको अपने पास रखती है ताकि उनके जो सिस्टम में खामियां हैं या कमियां हैं उनको पहचान कर उसको दूर करने का कार्य करें। और एलीट हैकर्स की बात करें तो ये हैकर्स का एक जो सबसे बेहतरीन ग्रुप होता है वो एलीट हैकर्स कहलाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें जो रक्षा से संबंधित जितने भी जो साइट वगैरह हैं उनकी निगरानी एलीट हैकर्स ही करते हैं ताकि उसमें ज़रा भी गड़बड़ी ना हो, रक्षा संबंधित जो मामले होते हैं उसके लिए। और स्क्रिप्ट किड्डी की बात करें तो ये बिल्कुल नए नवेले होते हैं, हैकिंग करना सीख रहे होते हैं लोग, ये इनको स्क्रिप्ट किड्डी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सवाल है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, ब्लैक हैट हैकर्स। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 डक है एक क्या है, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, वायरस या फिर न्यूज़ वेबसाइट। तो सही विकल्प है यहाँ पे सर्च इंजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि ईथरनेट उदाहरण है किस चीज़ का, MAN का, लैन का, वैन का या फिर वाईफाई का। तो यहाँ बता दूँ कि जो MAN लिखा है यानी कि मेट्रोपोलिस एरिया नेटवर्क का या फिर लोकल एरिया नेटवर्क का या फिर वाइड एरिया नेटवर्क का या फिर वाईफाई का। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण, मतलब ईथरनेट जो उदाहरण है लोकल एरिया नेटवर्क का है। थोड़ी सी हम ईथरनेट की बात कर लें तो जो ईथरनेट होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है। और और ये जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है सन 1970 के दशक से चला आ रहा है और ये एक विश्वसनीय नेटवर्किंग उपलब्ध कराने वाली सेवा है। और इसका जो सबसे पहले कल्पना किया था वर्ष 1973 में बॉब मेटकाफ ने किया था। और अगर हम बात करें कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो आवश्यक चीज़ है तो उसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें होता क्या है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर चाहिए जो कि नेटवर्क से जुड़े हों। इसके अलावा प्रत्येक कंप्यूटर में एक
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो, और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ईथरनेट केबल चाहिए, और नेटवर्क यातायात को निर्देशित करने के लिए नेटवर्किंग हब हो, और एक जो सॉफ्टवेयर हो जो इसको सपोर्ट करे वो चाहिए होता है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें ये लैन के बारे में। और तो मतलब ये एक प्रकार का क्या है ना, लघु कंप्यूटर नेटवर्क होता है। और इसमें क्या है, जैसे कि घर में जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी आपस में जुड़े होते हैं, या फिर कोई ऑफिस है तो उसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सभी आपस में जुड़े होते हैं। या मान के चलो कोई बड़ा स्कूल है या छोटा जैसा भी हो, एक स्कूल हो या फिर जो एयरपोर्ट वगैरह हो, तो वह यानी कि ऐसे छोटे समूह को सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है लैन। और अगर हम बात करें मैन का, यानी कि मेट्रोपोलिस एरिया नेटवर्क, तो महानगर में जितने भी सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हों वो मैन कहलाता है। और अगर हम वैन की बात करें, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, तो ये विशाल भौगोलिक दूरियों तक विस्तृत होता है, और ये एक प्रकार का दूर संचार नेटवर्क है। और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में ये फैला होता है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मॉडेम परिवर्तित करता है एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में। विकल्प सी है कि ए और बी दोनों, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ना सही विकल्प हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ये दोनों काम करता है। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं उनको अंकी सिग्नलों में, और अंकी सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का कार्य मॉडेम करता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अब थोड़ी सी अगर हम मॉडेम की बात कर लें, तो मॉडेम को मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है, और ये एक प्रकार का राउटर ही होता है जो कि छोटे क्षेत्र के लिए कार्य करता है। और ये मतलब जो सिग्नल होते हैं उनको आदान प्रदान करने का कार्य करता है मॉड्यूलेटर या मॉडेम, और राउटर का छोटा रूप है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि WWW का आविष्कारक कौन है। तो ये तो बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए, टिम बर्नर्स-ली, बी विकल्प। और क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे क्या कहते हैं। वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि इस पे जाके आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगा, तो सही विकल्प हो जाएगा सी। अब वेब सर्वर की बात कर लें, तो वेब सर्वर जो है सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज को सर्व करने का कार्य करता है। और वेब स्टोर की बात करें तो ये वेब में बहुत सारी जानकारी स्टोर रहती हैं, ये वो हो गया। और वेब इंफॉर्मेशन ये वर्ल्ड वाइड वेब का ही एक अन्य रूप है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्न संक्षेप रूपों में सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन कौन करता है। यानी कि आपके पास कोई ईमेल आया जो कि जंक हो, तो उसका वर्णन कौन करेगा। क्रैम करेगा, ड्रैम करेगा, जैम करेगा, या फिर स्पैम करेगा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, स्पैम। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को क्या कहा जाता है। देखिए, विघटनकारी सॉफ्टवेयर यानी कि जो सॉफ्टवेयर को ख़राब कर दे और कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसको क्या कहते हैं। सर्च इंजन, चैट सॉफ्टवेयर, ईमेल, वायरस। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, वायरस। क्योंकि सर्च इंजन में आप चीज़ को ढूंढते हैं, चैट सॉफ्टवेयर जिसमें आप बात करने का एक सॉफ्टवेयर प्रदान करे वो चैट सॉफ्टवेयर हो गया, और ईमेल ऐसा तो कुछ करता नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, वायरस। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस, टेलीफोन, माइक्रोफोन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा आवश्यक घटक नहीं है, वो है टेलीफोन। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बार के कारण
इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं, तो इसे निम्न में से किस प्रकार से जाना जाता है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स क्रैकिंग या फिर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। मतलब होता क्या है कि कभी कभी ट्रैफिक इतना जाम कर दिया जाता है किसी माध्यम का, मेल भेज के या मैसेज भेज के जैसे भी, कि सामने वाला नेट यूज ही नहीं कर पाता, कुछ काम नहीं कर पाता, तो इसको कहा जाता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और क्वेश्चन नंबर 31 है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंटिल सोर्स, और बी है कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, और सी है वायरल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड अंडर वायरल रिकॉर्ड यूजर सर्च, और डी है कि वेरी इंटरचेंज्ड रिसोर्स अंडर सर्च। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर अंडर सीज। ये वायरस का फुल फॉर्म हो गया। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, इनमें से कौन है? तो देखिए, भारत में ना पहला साइबर लॉ कानून वर्ष 2000 यानी कि सन 2000 में लाया गया था। तो यहाँ पे हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन चैटिंग। तो पूछ रहा है कि साइबर अपराध नहीं है, तो यहाँ पे ऑनलाइन चैट करना कोई अपराध नहीं है, तो सही विकल्प हो जाएगा डी, ऑनलाइन चैटिंग। फिशिंग की बात करें तो इसमें भी साइबर अटैक जैसा होता है, यानी कि बहुत सारे मेल या मैसेज वगैरह भेजे जाते हैं और ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाता है। और साइबर स्टॉकिंग की बात करें तो किसी पर, देखिए स्टॉकिंग यानी होता है ना चोरी छिपे नज़र रखना, स्टॉकिंग STALKING, ठीक है। तो साइबर स्टॉकिंग यानी कि किसी को, मतलब किसी का जैसे आप किसी का आप क्या कहते हैं, मतलब मेल चेक कर ले रहे हैं आप, या व्हाट्सअप चेक कर ले रहे हैं, या उसके मैसेज वगैरह चेक कर ले रहे हैं, तो ये कहलाता है साइबर स्टॉकिंग, यानी कि उसके बिना परमिशन के। और आइडेंटिटी थेफ्ट यानी किसी का पहचान चुराना, यानी कि आप यही सब कर रहे हैं, तो ये आप क्या है, साइबर अपराध कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा साइबर अपराध नहीं है। तो क्या नहीं है? ऑनलाइन चैटिंग करना कोई अपराध नहीं है, आप तो काम कर रहे हैं अपना, तो सही विकल्प डी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है? कंप्यूटर की भाषा के बारे में बोल रहा है, तो कोबोल, पास्कल, बेसिक, ये सभी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है, तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, JSP का मतलब है जावा सिंपल पेजेस, जावा सिस्टम प्रोटोकॉल, और सी है जावा सर्वर पेज, और डी है जावा सर्वर प्रोटोकॉल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, सी, जावा सर्वर पेज, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका संचालन और स्वामित्व किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अल्फ़ाबेट इंक और अमेजन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। और याहू को तो अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के द्वारा संचालन किया जाता है, और अल्फ़ाबेट इंक जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, और अमेज़न को अमेज़न के द्वारा ही, है ना। तो बिंग का यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट। और क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइज़र, वेब स्पाइडर या फिर वेब मैनेजर। तो वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 है जो कि वर्ष 2020 वाले क्वेश्चन पेपर हैं, जो सिर्फ 2 आए थे वर्ष 2। ये है कि एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है?
सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यूएसबी पेन ड्राइव। ये वर्ष 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स का, उसमें आया था ये। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये माध्यमिक मेमोरी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। यानी दो प्रकार के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में होते हैं रैम और रोम, और सेकेंडरी में ये जितने भी हैं जो अलग से, यानी कि अपने मोबाइल सिस्टम में या कंप्यूटर में, मतलब जो आदमी अलग से लगाता है, जैसे सीडी वगैरह हो गया, ठीक है, यूएसबी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सभी माध्यमिक मेमोरी हैं। और चूँकि रैंडम, ये जो रैम है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी की थोड़ी सी बात कर लें तो ये क्या है, कंप्यूटर का या मोबाइल्स का ही मान के चलें हम, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जहाँ पे डेटा, सूचना और प्रोग्राम, ये सभी जितने भी काम किए जाते हैं उस समय उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बार बार मिल जाते हैं। और जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं दो प्रकार के होते हैं, रैम और रोम। तो रैम जो है ये अस्थायी प्रकार का होता है, यानी कि इससे अपन डेटा जब चाहे डिलीट कर सकते हैं या जब चाहे इसमें सेव कर सकते हैं। और रोम की बात करें, यानी कि रीड ओनली मेमोरी की बात करें, तो ये जो मेमोरी होता है ये स्थायी प्रकार का होता है। तो इसमें जितने भी प्रोग्राम होते हैं पहले से भरे होते हैं, और इसके जो प्रोग्राम इसमें स्टोर किए जाते हैं उसको ना तो बदला जा सकता है, ना ही नष्ट किया जाता है। अब अगर हम रैम की बात कर लें या रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तीन प्रकार के होते हैं, डायनेमिक और सिंक्रोनस और स्टैटिक रैम, तीन प्रकार के रैम हो गए। तो यहाँ पे सवाल है कि एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये माध्यमिक मेमोरी नहीं है बल्कि प्राइमरी है। बाकी जो अन्य तीन है, ए, बी और डी, ये माध्यमिक मेमोरी हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 था कि XML का पूरा नाम क्या है। विकल्प है एग्जाम्पल मार्कअप लैंग्वेज और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और एक्स मार्कअप लैंग्वेज और एक्स्ट्रा मॉडल लिंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो XML होता है ये डाटा स्टोर और हाँ, मतलब ये XML को, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को डाटा स्टोर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसको डेटाबेस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ी सी एक चीज़ और था जिसका हम बात कर ले यहाँ पे, वो था वेब, क्या था, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या है, इसको मतलब सामान्यतः हम ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे क्रोम हो गया आपका, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। तो ये वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर MPPSC का, जिसमें हम 2015 से 2020 तक के सवालों का सेट कवर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।